हेलो बच्चों, आ गए हम फिर से एक बार क्लास 11th का L2 लेकर, जो हमने शुरू किया था जीव जगत, उसका सेकंड पार्ट लेकर। और बायो को और अच्छा, वैसे तो बहुत ही अच्छी है, और अच्छा बनाने के लिए तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आप इंतजार कर रहे होंगे, चलिए। और ये देख ही रहे हैं, ये कौन है? ये है डायनासोर। वादा किया था ना मैंने आपसे कि डायनासोर लेकर आऊंगी आपके लिए। देखिए मैं लेकर आ गई होंगी। और पीपीटी आपने पहले वाली भी देखी होगी, कितनी खूबसूरत पीपीटी थी। तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो फिरोज सर को जाता है, क्योंकि वही बनाते हैं पीपीटी। तो बहुत अच्छी पीपीटी लगी मुझे, आपको भी लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में? हमने पहले देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। जीव क्या है, मुख्य जीवों के मुख्य लक्षण जो हमने लास्ट में देखे थे। सजीवों के दो मुख्य अंतर, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। जैव विविधता पढ़नी है, जैव विविधता के स्तर पढ़ने हैं, वर्गीकी व वर्गीकरण विज्ञान पढ़नी है, और नामकरण पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? और बायो पढ़नी है। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, क्योंकि चैप्टर ऑफ टॉपिक्स का भंडार है। देखिए कितना मस्त एनिमेशन है, मुझे तो बहुत खुशी होती है इसको देखकर। जैव विविधता, वर्गीकी, वर्गीकरण विज्ञान और फिर से नामकरण देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं क्या करना है हमें। तो आपने जैसे देखा कि हमें नामकरण तक, वर्गीकरण, वर्गीकी विज्ञान और जैव विविधता को पढ़ना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जैव विविधता। क्या है जैव विविधता? वही मेरा नाम ही मेरा परिभाषा है। तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? आप जब भी कहीं जाते हैं, जिस भी जगह पे रहते होंगे, आपके आसपास आपने देखा होगा इतने सारे पेड़ पौधे, इतने सारे एनिमल्स मिलते होंगे आपको। तो ये सारे ही एनिमल्स जो हैं वो क्या है? हमारी जैव विविधता के पार्ट है। मतलब वैरायटी, विविधता का मतलब होता है वैरायटी। तो उसी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब उसको ढालना है परिभाषा में। तो कैसे ढाल सकते हैं परिभाषा में? देखिए यह दो शब्द, क्योंकि थोड़ा साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तरीके से लिखना पड़ेगा ना, वेल बिहेव्ड करना पड़ेगा। पार्टी में जाते हैं तो कैसा ऐसे एटीट्यूड से, वैसा यहाँ पे लिखना पड़ता है। दो शब्द जैव, जिसका मतलब होता है बायोलॉजिकल, मीन्स बायोलॉजी से आपको पता होगा। जैविक का मतलब होता है जंतु या जीव, और विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, यानी कि भिन्नताएं, कितनी सारी भिन्नताएं। तो प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनकी जो भिन्नताएं हैं, ये दो शब्द हैं, जैव प्लस विविधता। तो प्रकृति में जितनी भी विभिन्नताएं हैं उनसे मिलकर बना हुआ है ये जैव विविधता। हमारे चारों ओर असंख्य विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान, ये एक इतना सा भी लिख सकते हैं आप। अगर आप दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं थोड़ी सी इजी वाली, तो पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न प्रकार की जीव विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। ये दोनों ही परिभाषाएं लिख सकते हैं, एक साथ भी और अलग अलग भी। दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जैव विविधता समझ में आया। और जैव विविधता को कहीं देखने जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास बहुत सारी है। और बायो का सबसे बड़ा एडवांटेज ही है कि कुछ आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, पूरा आपके आसपास ही है। उसको लर्न करना भी इसलिए इजी है। देखो, सीखो, सब कुछ देख सकते हो। अब आप मैथ्स में थीटा देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। केमिस्ट्री में कार्बन का परमाणु देख सकते हो क्या? अभिक्रियाएं के वो H+H4 ऐसे कहीं इमेजिनेशन में ही चलता है सब कुछ। यहाँ पे आपको सब कुछ लाइव दिखता है, और उसको लर्न करना और भी इजी हो जाता है, क्योंकि आप उसको विजुअलाइज कर पाते हो। इसीलिए बायो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी सब्जेक्ट लगती है, क्योंकि उसको याद करना ईजी हो जाता है। चलिए, अब जैव विविधता के कुछ स्तर है, यानी कि जैव विविधता तो है, इतने सारे एनिमल हैं, तो हम कैसे उसको अध्ययन करें? तो जैव विविधता को 3 स्तरों में विभाजित किया हुआ है, ठीक है। क्या 3 स्तर है? देख लेते हैं वो। जैव विविधता के 3 स्तर है। सबसे पहला है आनुवंशिक जैव विविधता। अब क्या है आनुवंशिक जैव विविधता, इसको देखते हैं डिटेल में। दूसरी है जातीय जैव विविधता, और तीसरी है पारिस्थितिकी जैव विविधता। क्या है ये तीनों? इसको देखते हैं हम कि क्या है ये आनुवंशिक जैव विविधता, जातीय जैव विविधता और पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो सबसे पहले है हमारी जातीय आनुवंशिक जैव विविधता, जिसको क्या कहते हैं? आनुवंशिक का मतलब समझ गए आप, जीन से रिलेटेड है ना, कुछ ना कुछ जीन या गुणसूत्र से रिलेशन होगा, इसीलिए इसे आनुवंशिक विविधता का। यह जीन की परिवर्तन से होती है, जैसे आम की विभिन्न किस्में, जैसे लंगड़ा, हापुस, दशहरी, या कुत्ते की विभिन्न किस्में। अब गर्मी आएगी तो सबसे फलों का राजा आम,
कितने आम है इंडिया में, कितनी वैरायटी है इंडिया में आम की, ठीक है, अगर आम की बात करते हैं तो ये जो वैरायटी है, तो आम जो है उसका एक साइंटिफिक नेम है, क्या नेम है आपको पता है? मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अब ये मैंजीफेरा इंडिका है, तो क्या आप सारे आमों को अलग अलग नाम से बोलते हैं? ऐसे तो हम सब आपको बोलते हैं लंगड़ा, हापुस, दशहरी, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका साइंटिफिक नाम देखेंगे तो सबका नाम मैंजीफेरा इंडिका ही है, अगर उसकी स्पीशीज सेम है, मतलब अगर वो सिर्फ आनुवांशिकी की बात कर रहा है। तो आनुवांशिक क्या है कि अगर किसी जाति में थोड़े बहुत जीन परिवर्तन करके कोई जैव विविधता बनती है, यानी कि जीवों में वैरायटी बनती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? आनुवांशिक जैव विविधता। जैसे आम का देखा, कुत्ते, जो डॉग लवर है, कितनी वैरायटी होती है, मतलब आप इमेजिन नहीं करते। अभी गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल हाय तौबा कर लेगा कि इतनी वैरायटी। तो कुत्तों की जो वैरायटी होती है वो भी क्या होती है? आनुवांशिक, क्योंकि वो स्पीशीज तो सेम है। सारे कुत्तों का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम जो है उनका, यानी वैज्ञानिक नाम है, वो है कैनिस लूपस या लूपियस, कई लोग उसको लूपियस भी बोलते हैं, लेकिन उनका कोई अलग अलग नाम नहीं है, सबका वैज्ञानिक नाम एक है, लेकिन उनके जीन में थोड़ा थोड़ा, उनकी ब्रीडिंग अलग है, मीन्स उनके थोड़े से जीन चेंज कर दिए हमने, जिसकी वजह से हमारे पास किसी के बालों का कलर अलग है, किसी का फेस अलग है, किसी की चाल ढाल अलग है, ऐसे अलग हो गए। तो ये देखिए आ गए ये कुत्ते, कितने कुत्ते, यहाँ पे मैं 3 ला पाई हूँ, सारे लाती तो शायद आज की पूरी क्लास खत्म होने तक भी वो खत्म नहीं होते। लैब्राडोर रेटिवियर, पग, जो सबसे फेवरेट, ये वोडाफोन से आया है, सबको पता होगा, वोडाफोन का कुत्ता ही बोलते हैं आधे लोग तो इसको अभी भी। और फिर जर्मन शेपर्ड, ये भी जो पुलिस के पास रहता है, इसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। तो अगर आप कुत्तों का साइंटिफिक नेम देखेंगे तो सबका वही है, कैनिस लूपियस, ठीक है। इनकी यानी कि इनका क्या है? नाम सेम है, यानी जाति सेम है। और आम का अगर आप नाम देखेंगे तो मैंने बोला मैंजीफेरा इंडिका, लेकिन आम की वैरायटी देखिए, गर्मी आएगी तो आपको सब दिखेगा। जैसे ये है, ये वाले आम क्या बोलते हैं हम इसको? राजापुरी। ये वाले क्या है? केसर या बादाम भी बोलते हैं कई जगह पे इसे। मैम बादाम का नाम मत बोलो, बहुत महंगी आती है ना। तो केसर, और ये इसको क्या बोलते हैं हम? लंगड़ा भी बोलते हैं कई जगह। फिर कच्ची कैरी भी आती है। तो कितनी वैरायटी है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो आनुवांशिक जैव विविधता है, क्योंकि इनकी जाति तो सेम है लेकिन इनके जीन में थोड़े थोड़े चेंजेस की वजह से ये इतने सारी वैरायटी। ऐसे रोज में आपने देखा होगा, रोज के कितने कलर आते हैं, ब्लैक भी आने लग गया अब तो, इमेजिनेशन से बाहर थोड़ा सा। तो ठीक है, ये सारे हैं आनुवांशिक जैव विविधता के। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारी जातीय जैव विविधता। जातीय जैव विविधता मीन्स जाति में विभिन्नता आती है, मतलब जाति ही चेंज हो जाए। अभी मैंने बोला जैसे कुत्ते हैं तो कुत्ते की नेम एक ही है, कैनिस लूपियस, सारी की स्पीशीज एक है, सिर्फ उनमें क्या है? जीन्स में चेंज है। लेकिन जाति विविधता किसे कहते हैं? यहाँ पे जातियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, यानी कि जहाँ पे भी आप रहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे कितने प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं, कितने प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। अब जातियाँ जैसे किसी भी ग्रुप को उठा लीजिए, जैसे मैं बोल देती हूँ कीड़े, तो आप बारिश के दिनों में देखेंगे आपके घर का, आप ऐसे एरिया वर्ड जो हम यूज करते हैं, क्षेत्र वर्ड जो यूज करते हैं, स्थान वर्ड जो यूज करते हैं बायो में, वो बहुत लंबा चौड़ा एरिया के लिए करते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आप घर में देखेंगे तो कितने प्रकार के कीड़े देखते हैं और सारे कीड़े अलग अलग जाति के हैं, तो ये क्या हो गई? जातीय विविधता हो गई। इसी तरह अगर आपके आसपास पौधे देखेंगे तो एक आम का है, एक पीपल का है, एक नींबू का है, एक बरगद का है, सारे अलग अलग हैं, सबके वैज्ञानिक नाम अलग अलग है, सबकी जातियां अलग है। तो ऐसी विविधता कैसी होती है? जातीय विविधता। इसी तरह अगर हम पक्षी देखेंगे हमारे आसपास जितने भी पक्षी है, तो किसी स्थान पर पाए जाने वाली विभिन्न जातियां, जैसे बर्ड्स, वैरायटी ऑफ बर्ड्स आर अवेलेबल। और कई जगह तो ऐसी होती है कि बहुत खूबसूरत से बर्ड लिखते हैं। अगर आप किसी राष्ट्रीय उद्यान में घूमे हुए हो या नेशनल पार्क वगैरह में गए हो तो बहुत अच्छे बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है चिड़िया जो सबने देखी है। इसके बाद ईगल यानी कि चील जिसे बोलते हैं, ठीक है। तोता, तोते में भी बहुत वैरायटी है, तोते में भी अलग अलग स्पीशीज यानी जातियां होती हैं। तो ये सारे क्या है? जातीय विविधता। अगर हम एक पक्षी वर्ग की बात करें, पक्षी को किसमें रखा हुआ है? एविज, ठीक है। एविज की बात करें तो
कितने मिलियंस ऑफ पक्षी आपको दिख जाएंगे, एविस दिख जाएंगे, बर्ड्स दिख जाएंगे, जिनकी अलग अलग स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये कैसी भिन्नता है? जाति के आधार पर भिन्नता है, सबकी जाति अलग अलग है। नेक्स्ट जो है वो होती है पारिस्थितिकी जैव विविधता। पारिस्थिति का मतलब होता है इन्वायरमेंट, जिस जगह में आप रहते हैं। तो पारिस्थितिकी जैव विविधता में क्या होता है? पारिस्थितिकी जैव विविधता में हम हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार हमारे पास क्या जैव विविधता है। जैसे यह जीवों के भौगोलिक का मतलब जैसे भी स्थान पे रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, है ना, और कुछ लोग जो होते हैं रेगिस्तान में रहते हैं, तो वहाँ के रहने के अलावा वहाँ पे कैसी, जैसे वन, पहाड़, नदी, ऐसी स्थिति के अनुसार कितनी जातियां या कितनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसे हम पारिस्थितिकी जैव विविधता कहते हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि वो ऊंट रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, पढ़ा है ना। तो आप क्या बताते हैं कि ऊंट में ये क्वालिटीज होती है, वो रेगिस्तान में आसानी से चल पाता है, वो क्या करता है, यूरिन का सिक्रीशन यानी कि मूत्र विसर्जन बहुत कम करता है उसके। हम तो बचपन में ऐसे सुनते थे कि वो अपनी कुबड़ में खाना जमा करके रखता है, लेकिन आज हमें पता चला थोड़ा सा साइंस पढ़ने के बाद कि वो खाना नहीं जमा करता, उसकी वसा होती है उसके अंदर। तो जब उसको खाना नहीं मिलता बहुत टाइम तक, तो उसकी जो कुबड़ होती है, जो हुड होती है, उसकी वसा से उसको न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं, वो जो होती है वो डाइजेस्ट होके उसकी खाने की कमी को पूरा कर देती है। ठीक है, तो क्यों है रेगिस्तान का? क्योंकि वो वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ की पारिस्थिति के अनुसार बहुत है। तो अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको 500 तरह के जानवर, अलग अलग तरह के सांप, अलग अलग तरह के पेड़, यहाँ वाले जैसे अगर आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से ठंडे इलाकों को कंपेयर करिए जहाँ पे बर्फ जमती है, या रेगिस्तान वाले इलाकों को देखिए, तो वहाँ पे आपको आपके आसपास जो जानवर मिल रहे हैं उनसे बहुत डिफरेंट मिलेंगे। तो ये क्या हो गई? स्थिति यानी पारिस्थिति के आधार पर जैव विविधता। जैसे भालू, कितना सुंदर भालू है, ऐसा लग रहा है अभी मैकू खा जाएगा। ठीक है, तो ये काला भालू है, और ये दिख रहा है आपको सफेद भालू। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है बर्फीले इलाकों में, जहां पे साल भर क्या जमी होती है? बर्फ जमी होती है। और ये है काला भालू, ये कहाँ मिलता है आपका? नॉर्मल, जिसको हम बोल देते हैं कि नॉर्मल वन में मिलता है। ठीक है, जंगलों में। अब एक आपको वही छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताती हूँ, हैशटैग छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कि हम बोलते हैं कि सफेद भालू और काला भालू होता है, लेकिन अभी अभी स्टडी से ये प्रूफ हुआ है कि सफेद भालू और काला भालू एक ही भालू है, लेकिन ये ऐसे बर्फीले इलाकों में रहता है जिसकी वजह से इसके बाल सफेद हो गए। क्यों हो गए बाल सफेद? बर्फीले इलाकों में रहने का क्या मतलब? क्योंकि ये बर्फ में रहता है, उसका कलर कैसा होता है? व्हाइट। पीछे आपको बर्फ दिख रही होगी, क्या बर्फ और ये अगर आप दूर से इसे देखें, मतलब अगर आप रियल वहां पे खड़े हो और ये ऐसा अपना मुंह छुपा के इसकी काली काली चीजों को छुपा ले, तो क्या आप बर्फ और इसमें अंतर कर पाएंगे? नहीं। तो ये अपने परभक्षियों मतलब शिकारियों से बचने के लिए क्या करता है? अपने बालों का कलर चेंज कर लिया इसने। इसमें इसके अंदर क्या हो गए? कुछ चेंजेस हो गए। किसकी वजह से? वहां के स्थान की वजह से, वहां के पारिस्थितिकी की वजह से। तो ये विविधता हो गई। ये काला ही होता है क्योंकि इसकी स्किन को जब देखा गया, मतलब त्वचा को जब देखा गया, साइंटिस्ट ने देखा इसकी त्वचा को और इसके जीन्स को देखा, तो पाया कि वो सब काले भालू के जैसे, मतलब इसकी स्किन अगर आप बाल हटाएंगे तो काली है, सिर्फ बाल ही सफेद है, और वो उस रीजन है उसकी पारिस्थितिकी का। ठीक है, दोनों भालू एक है। तो कई बार जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला भालू सफेद भालू होता है क्या? नहीं होता, साइंटिफिकली नहीं होता। ठीक है, होता है पर उसके सिर्फ बाल सफेद होते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई जैव विविधता की। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वर्गीकी। बुक के अंदर एक टर्म दे रखी है जिसको कहते हैं वर्गीकी या टैक्सोनोमी। क्या है ये टैक्सोनोमी? अब जैव विविधता तो हो गई, लेकिन इन जीवों को अध्ययन कैसे करें? स्तर में भी बांट दिया। तो इन जीवों को अध्ययन करने के लिए विज्ञान की एक शाखा बनाई गई, यानी कि विज्ञान की एक ब्रांच बनाई गई साइंस की, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीवों की पहचान करते हैं कि इसका नाम क्या है। ये इसको आप भालू कह रहे हैं, ये आपको किसने बताया? विज्ञान ने बताया।
इसका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या है, ये किसने बताया, विज्ञान ने बताया। इसके अंदर क्या क्या है, ये किसने बताया, विज्ञान ने बताया। तो ये सब अध्ययन करने के लिए एक शाखा, एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जीवों की पहचान करते हैं, उसको दूसरे जीवों से अंतर बताते हैं कि ये वो क्यों नहीं है, मतलब चिड़िया चिड़िया क्यों है और भालू भालू क्यों है, ये अंतर बताते हैं। प्लस उसका वर्गीकरण भी करते हैं। अब वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो आप करते हैं कि इसकी स्पीशीज ये है, ये एविज में है, ये मेमेलिया में है, ये रेप्टाइल्स में है, अभी पढ़ेंगे वो भी नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है सब कुछ। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, नामकरण, उसको नाम देना कि इसका नाम चिड़िया है, इसका नाम भालू है, या साइंटिफिक नाम देना, ठीक है, यहाँ पे मतलब नाम देने से साइंटिफिक है। विविध वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकी कहलाती है। क्या क्या किया जाता है इसके अंदर, सबसे पहला पहचान, उसके बाद नामकरण और तीसरा स्टेप है वर्गीकरण। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं, तो सबसे पहले मान लो आप वैज्ञानिक हो, निकले आप ढूंढने के लिए कि आज तो कोई ना कोई नया जीव ढूंढ के जाऊंगी और साइंटिस्ट बन के जाऊंगी, ठीक है, मेरे नाम पे भी कोई जानवर जाना जाएगा। तो ये पहचान करने निकले, तो पहचान करने निकले तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप बोल दोगे चिड़िया को कि ये चिड़िया मैंने नहीं ढूंढी है, तो कोई मानेगा क्या, नहीं मानेगा ना, क्योंकि सबको पता है चिड़िया है। वैज्ञानिक उसको ढूंढ के निकाल लेंगे, इसमें तो जीन सारे वही है जो चिड़िया में, ये तो चिड़िया ही है। आप उसको कलर पोत के ले जाओ कि भाई ये मैंने नए प्रकार की चिड़िया निकाली है, तो ऐसे काम नहीं चलता। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसमें लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान कर उसकी तुलना पहले से ज्ञात जीवों से करनी पड़ती है। तो वहां आपकी पोल खुल जाएगी जब आपकी तुलना किससे की जाएगी, उस वाली चिड़िया से की जाएगी। तो इसमें लक्षणों के आधार पर हम पहले बताते हैं कि इसमें ये लक्षण है। जैसे मान लो जब किसी सांप की हमने खोज की होगी तो हमने देखा कि यार इसके तो पैर नहीं है, इसके तो हाथ नहीं है, ये तो रेंगता है, तो ये तो सारे क्या हो गए इसके लक्षण। ये डसता भी है, तो ये सारे लक्षण हो गए। अब इसकी तुलना हमने सारे जानवरों से करी कि और ये लक्षण किस किस में है, तो हमने देखा कुछ तो एक दो तो हो सकते हैं किसी किसी में। जैसे दूसरी चीजें जो है विषैलापन, जैसे उसमें जो पॉइजन होता है वो तो और भी लोगों में होता है, ऑक्टोपस में भी होता है, लेकिन ऑक्टोपस के तो बहुत सारे पैर हैं, वो तो गोल है, वो तो रेंगता भी नहीं है। तो ऐसे दूसरे जीवों से हमने उसकी तुलना की और ये देखा कि ये जीव तो क्या है, नया, तो नया जीव बना दिया। अब इस नए जीव को नाम क्या दे। अब हमारे घर में नया बच्चा होता है तो उसको नाम देते हैं ना, कि चलो नाम ढूंढते हैं, तो इसका भी नाम ढूंढा जाता है। तो नाम ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, नामकरण। इसमें लक्षणों की पहचान के बाद उसका नाम दिया जाता है। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं, ये कह रहा है ये रख दो, वो कह रहा है वो रख दो, फिर हम एक अच्छा सा नाम ढूंढ के रख देते हैं। यहाँ पे नाम देने की प्रक्रिया एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में होती है, ठीक है। कैसे होती है वो पढ़ना है हमें, नामकरण भी पढ़ना है, तो पढ़ेंगे हम। उसके बाद आता है वर्गीकरण, जिसको बहुत सारे बच्चों को बहुत डर लगता है वर्गीकरण से। अभी तो 11th-12th में नहीं, बीएससी में जब आप पढ़ोगे खतरनाक वाला वर्गीकरण होता है, खासकर प्लांट्स का। यह जीवों के आकारिकी शारीरिकी, आकारिका का मतलब पहले ही बताया कि वो जीव दिखने में कैसा है, 2 हाथ है, 2 कान है, चलता है, तो इसका मतलब वो मानव में हो सकता है, ठीक है। शारीरिकी मतलब उसकी फिजिक्स कैसी है, मीन्स शारीरिक मतलब देखने में वो लंबा है, चौड़ा है, चलने में कैसा है, वो सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा थोड़ा सेम चीज़ है। जातिवृत्तीयता के आधार पर, अब ये जातिवृत्तीयता क्या है, जातिवृत्तीयता होती है कि वो कि उसका विकास कैसे हुआ है। जैसे हम बोलते हैं कि हम कहाँ से आए, बंदरों से आए, तो बंदरों के भी ऐसे ही 2 हाथ थे, ऐसे ही 2 पैर थे, ऐसे ही 2 कान थे, ऐसी 2 आँख थी, लेकिन फर्क क्या था, वो पहले तो रेंग के चलते थे, मतलब 4 हाथों पे 2 हाथ और 2 पैर मिला के चारों पे चलते थे, फिर धीरे धीरे वो खड़े हुए। तो हमने ये विकास देखा, मीन्स जाति का विकास कैसे हुआ ये चीज़ देखी, और उसके आधार पर फिर हम उसको क्या करते हैं, समूहों में बांटते हैं। ये भी पढ़ना है हमें वर्गीकरण, उसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे बांटते हैं समूहों में। तो ये 2 चीज़ें तो हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है अभी। और पहचान आप समझ ही गए कि पोल ना खुल जाए तो कोई भी नया जीव पकड़ के मत ले आइएगा कि चलो मैम आज तो नया जीव खो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण देखा आपने, अब उसकी एक नई ब्रांच बना दी।
लेकिन वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान में क्या अंतर है ये हम देखेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवों की तुलना, मतलब उनका कंपैरिजन, विकासात्मक व जाति वृत्ति संबंधों के अध्ययन किया जाता है। अभी हमने देखा ना जाति वृत्ति, मतलब उसको क्या करा जाता है, उसका पहचान हो गई। वर्गीकी में तो क्या किया जाता है, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। और ये जो वर्गीकरण विज्ञान होती है जिसको सिस्टेमैटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, पहले तो उसको जीवों की दूसरे जीवों से तुलना की जाती है, फिर उसका विकास देखा जाता है कि वो कहाँ से आया है, किससे बना होगा, ये देखा जाता है, और फिर उसको क्या किया जाता है, समूहों में बांटा जाता है, यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब इस वर्गीकरण विज्ञान को क्लासिफिकेशन मत समझना प्लीज, क्योंकि हिंदी में एक ही है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण विज्ञान का एक पार्ट है, ठीक है, जो हमने लास्ट देखा। और वर्गीकी की एक शाखा है वर्गीकरण। आई बात समझ में कि वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी की तीन है चीजें होती हैं, एक पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। और वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण विज्ञान जिसमें हम उसकी तुलना करते हैं, उसका जातिवृत्ति अध्ययन करते हैं और उसका वर्गीकरण भी करते हैं, मीन्स क्लासिफिकेशन भी करते हैं, मीन्स उसको समूहों में बांटते भी हैं। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये है वर्गीकरण विज्ञान। अब आते हैं नामकरण टॉपिक पर, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक था। क्या है नामकरण, अभी कि क्या करना, जो नए जीव उत्पन्न हुए हैं या नए जीवों की जो खोज हुई है उसको नाम दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम यानी स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए जो सारे विश्व में मान्य हो। इस प्रक्रिया को नामकरण या नाम पद्धति नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये क्या था, सारे विश्व में, और ये मानक, दो कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने वो ग्रीन कलर का ऐसे कांटे कांटे वाली एक सब्जी खाई हो, जो बिहार और यूपी में रहते हैं वहाँ पे कुंदरू बोलते हैं उसको, है ना, हमारे यहाँ उसको किकुड़े बोलते हैं। अब मैं किकुड़े बोलूंगी तो क्या आपको समझ आएगा, मैम पता क्या सब्जी बता रही है, लेकिन मैं कुंदरू बोलूंगी तो आप समझ जाओगे कि अच्छा कुंदरू की बात कर रही है मैम। तो सब जगह किसी भी जीव या जो भी हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन आप कब मान लो बहुत साल आप कभी आए नहीं राजस्थान, और राजस्थान नहीं आए और फिर मैंने आपको बोला कि मैं आज किकुड़े की सब्जी बना रही हूँ, तो क्या आप समझोगे, नहीं समझोगे। तो मैंने जैसे बोला मैंने किकुड़ा खोजा है, अब वैज्ञानिक आ गए इधर ताबड़तोड़, अरे किकुड़ा क्या होता है, चलो देखो, उनको पता चला अरे ये तो हमने पहले से खोजा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो कि कोई नई जाति उत्पन्न हुई है, या कोई यहाँ से मैं बोलूँ कि मुझे किकुड़ा मिला है, ठीक है, और वो किकुड़े को पता नहीं और क्या समझ रहे हो, उनके यहाँ हो सकता है किकुड़ा कुछ और हो। तो ऐसी चीज़ों का कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए वैज्ञानिकों ने ये डिसाइड किया कि हम हर चीज़ का एक मानक नाम रखेंगे जो सारे विश्व में एक जैसा हो। मतलब अध्ययन की दृष्टि से जब हमें कुछ सूचनाएं भेजनी हो, यहाँ से वैज्ञानिकों को उनको कुछ भेजना हो या उन्हें हमें कुछ भेजना हो, तो वो एक नाम बोल दें, उसका वैज्ञानिक नाम बोल दे, तो हम समझ जाए कि अच्छा वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे खरगोश, खरगोश को कुछ लोग खरगोश भी बोलते हैं, कुछ लोग खरहा भी बोलते हैं, और बाकी सब सोचिए। आप तो आइए इंसानों पे, ठीक है, तो ये नाम दिए जाते हैं। अब नाम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इसलिए मानक नाम की जरूरत होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानक नाम की जरूरत क्यों होती है, तो इसीलिए ताकि अध्ययन की दृष्टि से बिना कोई कंफ्यूजन क्रिएट किए या गलतफहमी हुए उसका सही से अध्ययन किया जा सके और सारे जगत में उसको उस नाम से जाना जा सके। अब नाम जो है वो दो तरह से दिए जाते हैं। एक तो होता है सामान्य नाम, जैसा कि अभी मैंने बोला कि कूड़ा, गोभी, गाजर, है ना। अब गाजर हिंदी में गाजर है, इंग्लिश वालों के लिए कैरेट है। मैं यहाँ से बोलूँ गाजर, वो बोले पता नहीं क्या बोल रही है, ये गाजर क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। और वो बोले कैरेट, तो मैं बोले पता नहीं कैरेट क्या होता है, अगर हमें पता नहीं हो तो, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम जो वैज्ञानिकों द्वारा दिए जाते हैं, जो क्या होते हैं, सर्वमान्य होते हैं और स्टैंडर्ड होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य नाम, जो हम किसी की खोज होती है तो जहाँ हम रहते हैं उसके अनुसार दिए जाते हैं। जैसे किसी स्थान विशेष या लोकल जगह के लिए दिए जाते हैं। जैसे भिंडी को हम क्या कहते हैं, भिंडी। इंग्लिश में वो जो फॉरेनर होते हैं वो भिंडी को क्या बोलते हैं,
लेडी फिंगर, वो वहां पे वहां के स्थान के हिसाब से उन्होंने क्या नाम रखा हुआ है उसका, लेडी फिंगर। हमने भिंडी रखा हुआ है। अब जब आप जाओगे इटली, तो इटली में भिंडी को बोलते हैं ओकरा। और तो और वो बैंगन, बैंगन सुना है आपने, बैंगन को क्या बोलते हैं, ओबेजीन। ओबेजीन बोलते हैं, ठीक है, किसको, बैंगन को। अब आपका बैंगन, उनका ओबेजीन, वो बोले ओबेजीन खाया है, और यार वो तो पता नहीं क्या ओबेजीन खा रहा था, मस्त सब्जी ला के रखी, पता चला बैंगन, ची ऐसे बोलोगे, तो ये है ओबेजीन। तो इसलिए सामान्य नामों में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन फिर भी हम सामान्य, क्योंकि वैज्ञानिक नाम तो बोलेंगे नहीं, है ना, कि भिंडी जो है वो, या कोई सब्जी है, जैसे आपने वो बनाई है, आलू बनाए, तो आप बोल रहे हो सोलेनम ट्यूबरसम लेके आओ, कैसा लग रहा है, होटल में ऑर्डर दोगे सोलेनम ट्यूबरसम लेके आओ, है ना। तो वैज्ञानिक नाम हर जगह यूज नहीं कर सकते, इसलिए सामान्य नाम या लोकल लोगों के लिए हम ये यूज करते हैं। जैसे आदमी है, आदमी को इंग्लिश में ह्यूमन बोलते हैं, मैन भी बोलते हैं, आदमी भी बोलते हैं, पंजाबी होंगे तो बंदा बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप एमपी साइड में जाओगे, एमपी रही हूं मैं थोड़े टाइम, तो वहां पे बोलते हैं मोड़ा, ठीक है, ये मोड़ा कैसा है, ऐसे बोलते हैं। तो मोड़ा का मतलब होता है आदमी, आदमी मतलब वो मैन वाला आदमी नहीं, पूरा इंसान, उसको भी मोड़ा कहते हैं, मोड़ा मोड़ी कहते हैं, ठीक है। मोड़ी मतलब लड़की, मोड़ा मतलब आदमी। चलिए, तो दूसरे नाम होते हैं वैज्ञानिक नाम, जो किसी वैज्ञानिक संस्था द्वारा दिए जाते हैं। अब ये नहीं कि किसी ने भी वैज्ञानिक नाम रख दिया, आज सोए नींद में से उठे, अच्छा इसका नाम ये रख देते हैं, तो इसका नाम कैलोसम रख देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो वो कौन रखता है, वैज्ञानिक संस्थाएं रखती हैं, कि ये मानक होते हैं एक तो, जिसकी हमने बात की, मतलब स्टैंडर्ड होते हैं, और सर्वमान्य होते हैं, मतलब जहां पे भी उसकी चर्चा होगी, अध्ययन होगा, किसी बुक में उसका नाम लिखा जाएगा अध्ययन की दृष्टि से, तो वहां पे ये सर्वमान्य होगा, मीन्स वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा। जैसे लेडी फिंगर जो अभी हमने पढ़ा, उस टाइम में इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि राज खुल जाता है ना, फिर कुछ तो गड़बड़ है दया, वो नहीं काम आएगा। तो भिंडी और मानव जैसे है, तो मानव का नाम क्या है, होमो सेपियंस, ठीक है। तो मानव का नाम क्या है, होमो सेपियंस। आपको अदरक का भी बताया था, जिंजेबर, ठीक है, आलू का भी देखा था हमने, सोलेनम ट्यूबरसम, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे करेला, करेले का नाम पता है क्या आपको, करेले का नाम होता है मार्मोडिका, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे साइंटिफिक नेम होते हैं, धीरे धीरे आप जैसे जैसे बायो पढ़ोगे याद हो जाएंगे, कुछ याद करने भी पड़ेंगे। अब है ये संस्थाएं क्या हैं, हमें तो पता ही नहीं कौन सी संस्था, मतलब आप मान लो आपने कोई जीव खोजा, कहाँ जाओगे, आप तो भटकते रहोगे, या तो गूगल पे सर्च कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, कभी कोई जीव खरीदो, अगर मतलब खरीदो क्या, कोई खोजो, तो कहाँ पे जाना है आपको नाम करवाने के लिए। तो नाम अगर पौधों का करवाना है, तो इसकी जो अथॉरिटी है नाम बनाने की या फाइनल करने की, जैसे सजेशंस आते हैं, नाम ऐसा नहीं कि आप गए आपका नाम पे पेटेंट कर दिया ये नाम है, सजेशंस आते हैं, उसमें फिर पैनल बैठता है, पैनल बैठता है, वो बहुत सारी कि ये नाम पहले किसी का रहा तो नहीं है, ये चेक करते हैं, क्योंकि उन्हें भी सबके नाम थोड़ी ना याद होते हैं। अब आप सोचोगे मैम को पूरे बायोलॉजी के नाम याद है, नहीं, सब याद नहीं है, तो उनके पास भी ऐसे नहीं है, तो वो देखते हैं डाटा कि पहले ये नाम कहीं दिया हुआ तो नहीं है, दिया हुआ है तो इसमें क्या चेंज कर सकते हैं और कैसे नाम रखा जाता है। तो जनरली जो नाम होते हैं वो ऐसे रखे जाते हैं कि या तो जिस वैज्ञानिक ने खोजे हैं उसको, उसके नाम में थोड़ा सा चेंज कर करके रख देते हैं, है ना, या फिर जहाँ पे वो पहली बार मिला हो उसको, जैसे जो कॉकरोच है उसका नाम आप सुनोगे तो उसका नाम है अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो क्यों है अमेरिकाना, क्योंकि वो हो सकता है वो साइंटिस्ट अमेरिका का हो, तो उसने अपने देश का नाम रखने के लिए उसको अमेरिकाना नाम रख दिया हो। तो इस तरह से सजेशंस आते हैं, उस पर सोच के वो करते हैं। तो ये जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये वो संस्था है जो प्लांट्स के नेम रखती है, जिसको हम शॉर्ट में ICBN भी कह देते हैं। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए याद रखें, इसे मेमोराइज कर लें। जंतु यानी एनिमल्स के नेम कौन रखेंगे, तो उसके लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल। यहाँ पे बॉटनिकल है, बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान यानी कि पौधे, और जूलॉजिकल का मतलब जानवर, ठीक है। तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जिसको ICZN से बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है।
ठीक है। अब है नेक्स्ट नामकरण पद्धति। जो मैंने कहा कि नामकरण ऐसे नहीं कि ये उठे सुबह नाम रख दिया, उसकी एक प्रोसेस है, उसकी एक प्रक्रिया है, जो क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला कि नाम जब शुरू में देना शुरू किया था, तो कोई भी चीज़ हम भी नाम देते हैं तो ऐसा होता है नाम देने वाले तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, 2-4 दिन में डिसाइड होता है। तो पहले ये डिसाइड किया गया कि नाम सिर्फ एक नाम पद्धति, मतलब एक वर्ड में देंगे, एक शब्द में देंगे। तो इस पद्धति के अंतर्गत एक शब्द में नाम दिया जाता है या जाता था, क्योंकि अब हम नहीं यूज करते। लेकिन यह सफल नहीं हुई। क्यों? इसके रीजन बहुत सारे हैं। पहला कि मान लो आपने भिंडी को भिंडी नाम दे दिया, हिंदी में ही दे दिया, भिंडी नाम दे दिया या ओकरा नाम दे दिया। अब मान लो भिंडी से मिलती जुलती कोई जाति आपको दिखी, तो फिर आप उसको क्या भिंडी 1, भिंडी 2, भिंडी 3, भिंडी 4 ऐसे दोगे? नहीं। तो एक नाम बड़ा कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि सरनेम, तो फिर उन्होंने सोचा चलो सरनेम लगाते हैं। जैसे मेरा नाम प्रिया है, अब मेरा नाम भी प्रिया है, बहुत से लोगों का नाम प्रिया है, तो प्रिया प्रिया कितनी हो गई अगर एक शब्द में हम नाम रखें तो। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, उसका सरनेम ऐड कर देते हैं कि प्रिया राठौर है या प्रिया कश्यप है या प्रिया सोलंकी है, जो भी है। तो इन्होंने भी यही आइडिया लगाया कि हम एक नाम से तो बड़ा भाई बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, तो द्विनाम पद्धति यूज करते हैं। तो फिर हमने लगाई द्विनाम पद्धति, जिसमें हमने क्या किया, इस पद्धति में जीवों को 2 शब्दों में नाम दिया जाता है। ठीक है, 2 मतलब पहला शब्द और दूसरा शब्द, जैसे प्रिया राठौर। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सर्वप्रथम नाम देने की प्रक्रिया जो थी वो किसने शुरू की थी? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, उन्होंने नाम देना शुरू किया था। उन्होंने सुझाया था कि हमें कोई द्विनाम पद्धति लानी चाहिए, क्योंकि एक नाम तो सक्सेसफुल नहीं है, तो इन्होंने ये सरनेम वाला आइडिया दिया था। यह एक सर्वमान्य व सुविधाजनक पद्धति है। नामकरण पद्धति के नियम, कि अब नियम क्या है, जो कैरोलस लीनियस ने दिए थे वो भी इसमें है, उसके बाद थोड़े बहुत चेंज भी किए गए, तो दोनों मिले जुले से नेम है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी द्विनाम पद्धति दी थी इन्होंने। ठीक है, एक नाम पद्धति थियोफ्रेस्ट ने दी थी, जो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, ये थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्ट। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, यानी जूलॉजी के? अरस्तु, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है, तो अरस्तु ने की थी। तो नामकरण पद्धति पे आ जाते हैं वापस हमारा टॉपिक। सबसे पहला नियम, इसमें 2 शब्दों में दिया जाता है, ये तो क्लियर है। इसमें लैटिन भाषा में लिखा जाता है। अब हिंदी में तो लिखेंगे नहीं, तो जिन्होंने ये पद्धति बनाई उन्होंने क्या कहा कि जो सारे नेम है वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे? लैटिन नेम में होंगे। लैटिन एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, ये भी एक लैंग्वेज है, तो लैटिन नाम में लिखा जाए। दूसरा, नाम हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखा जाए। ये तिरछे अक्षर क्या होते हैं? तिरछे अक्षर ये होते हैं कि जैसे मेरे को लिखना है प्रिया, तो मैं एक तो ये प्रिया लिखूं और एक स्टाइल में लिखूं ऐसे ऐसे मस्त टेढ़ा टेढ़ा, है ना। तो इन्होंने कहा कि तिरछे लिखेंगे, हम तो सीधे नहीं है, तिरछे लिखेंगे, तो ये तिरछे लिखते हैं। दूसरा, नाम का पहला शब्द, क्योंकि 2 शब्द बना रहे हैं, पहला शब्द जीनस को डिनोट करेगा। जीनस का मतलब जिस वंश से वो लेकर आया है। अब वंश क्या होती है, जाति क्या होती है, वैसे तो थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा है कि वर्गीकरण में हमने जो हायरार्की सिस्टम है उसमें बांटा हुआ है कि वंश क्या होते हैं, जाति क्या होती है, संवर्ग बनाए हुए हैं, वो भी इस चैप्टर में आने वाले हैं। तो पहला शब्द तो क्या होगा? वंश होगा, और दूसरा शब्द होगा जाति, मतलब वो किस स्पीशीज का है ये होगा। ठीक है, पूरा नाम भी हो सकता है, संकेत भी हो सकते हैं। तो संकेत पद इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कई नाम इतने बड़े होते हैं कि उसको फिर लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो कई बार सिर्फ वंश और जाति के संकेत को भी नाम बना दिया जाता है। तो ये 2 चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नामकरण पद्धति के नियम कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और 101% पूछा जाता है हर एग्जाम में, और याद होने चाहिए लाइफ टाइम के लिए। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं, अब हर जगह तो हम टाइपिंग करेंगे नहीं,
है ना, या ब्लैक बोर्ड पे ऐसा प्रिंटेड नहीं आएगा, बुक में तो प्रिंटेड आता है। अब हमें लिखना हो तो क्या करें, तो जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्द रेखांकित व अलग अलग होने चाहिए। ये बायो अगर आपने ले ली है तो ये चीज गांठ बांध लो। अगर बोर्ड का पेपर देने जाओगे अगले साल, और 10th का तो चलो जैसे तैसे चल गया, या कहीं भी अगर ये बताना चाहते हो कि आपने बायो अच्छे से पढ़ी है, तो कभी भी किसी का साइंटिफिक नेम लिखो, उसको अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है। हमारी जो मैम थी ना बहुत स्ट्रिक्ट थी। हम प्रैक्टिकल फाइल, अब आप भी बनाओगे तो प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे ना, तो उनको डायग्राम भी बड़ा सिस्टमेटिक चाहिए, उनको हर लाइन अंडरलाइन चाहिए। मतलब ये नाम जो है ना, बोलते कैसी बायो ले ली तुमने, मैं यही नहीं पता कि अंडरलाइन करना है, फेंक देती थी ऐसे फाइल कि नहीं वापस अंडरलाइन करके जाओ। तो बहुत देखना पड़ता है। डायग्राम बनाने का भी एक तरीका होता है, आपको बताएंगे किसी दिन। एक चीज जरूर बता देती हूँ कि डायग्राम में जो आप लेबलिंग करते हैं वो सारी लेबलिंग एक साइड होनी चाहिए। जनरली हम कहाँ पे करते हैं, उसको लेफ्ट साइड करते हैं, सॉरी राइट साइड करते हैं सारे नाम, और वो भी एक सीक्वेंस में। जैसे ये जाता है, जाती है, बिल्कुल एक जैसा, ऐसा नहीं एक जाता है एक नाम इधर लिखा है, एक इधर लिखा है, एक इधर लिखा है, वो तो हम थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल में उसको बहुत सिस्टमेटिक जमाया जाता है, एक ही साइड और सब लाइन से अलाइनमेंट प्रॉपर। ऐसा नहीं है तो आपने बायो नहीं पढ़ी है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मेरे पास आपकी फाइल आएगी तो मैं तो चेक नहीं करने वाली ये दो चीजों के अलावा। पहला अक्षर जो है यानी लेटर है वो कैसा होना चाहिए, वंश का होता है। जो हमने देख लिया कि पहला शब्द जो है वो वंश है, तो उसका पहला लेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, मतलब कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रिया का पी जो है वो कैपिटल लिखा है, यहाँ पे तो सभी कैपिटल लिख दिए, ये तो गलत नाम है, और वैसे भी ये साइंटिफिक नेम नहीं है, होना चाहिए। जाति का शब्द छोटे अक्षर होते हैं, और पीछे वाला जो नाम है यानी कि जो जाति का नेम है वो कैसा होना चाहिए, छोटे अक्षर में होने चाहिए। जैसे हम लिखते हैं होमो सेपियंस, हमारा ही नाम लिख देते हैं, तो एच जो है वो तो कैसा होना चाहिए, बड़ा, बाकी सारे छोटे टेढ़े होने चाहिए, और ये साइड में होना चाहिए, वो थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए, और ये वाला जो अक्षर है ये होना चाहिए छोटा। और अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों अंडरलाइन होने चाहिए। ये रूल है साइंटिफिक नेम लिखने का, ठीक है। चलिए ये तो बात समझ में आई। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंत में ब्रैकेट में वैज्ञानिक जिसने जाति को खोजा था, इसीलिए मैं कह रही थी कि कभी मैं भी कोई जीव खोजूंगी, मेरे नाम पे भी कोई जीव जाना जाएगा, तो जाति को खोजा जाता है, उसका नाम संक्षेप में लिखा जाता है। अब ऐसा जनरली नहीं किया जाता, शुरू में किए जाते थे, लेकिन अब ये कहीं कहीं पे टाल दी। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपकी जो जहाँ पे वर्गीकरण विज्ञान है, मतलब जो साइंटिस्ट की जो बुक्स होती है जहाँ पे अध्ययन किया जाता है बहुत डिटेल, हर बुक में तो नहीं मिलता, मतलब हमारी वाली बुक में नहीं, लेकिन जो डाटा कलेक्ट कर रखा है उन्होंने, जो ब्रांचेस है विज्ञान की, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पौधों वाली थी, जंतु वाली थी, तो वहाँ पे जब नाम लिखे जाते हैं तो उसके ब्रैकेट में उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, या तो उसने उस जाति को खोजा हो या सबसे पहले उसके बारे में कहीं लिखा हो, तो उसको ब्रैकेट में नाम लिखा जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंगो, मैंने आपको बोला था मैंगो की बहुत सारी वैरायटी है, सभी का नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका क्या है, जाति। अब ये टाइप्ड है, इसीलिए अगर मैं इसको हाथ से लिखती तो टेढ़ा लिखती और क्या करती, अंडरलाइन। आप देख रहे हैं पहला लेटर जो है इसका कैपिटल है, जो कि क्या बता रहा है, जीनस, ये किस वंश का है, ठीक है। और दूसरा वाला इसका बता रहा है जाति। और देखिए ब्रैकेट में लीनियस लिखा हुआ है, ये लिन शॉर्ट में लिखते हैं, पूरा लीनियस नहीं लिखना, ठीक है। तो लिन लिखा हुआ है, इसका मतलब कैरोलस लिनियस जो हमने आगे पढ़ा था, उन्हीं ने इस पे सबसे पहले खोजा नहीं था, इसके बारे में लिखा था, ठीक है। होमोसेपियंस, ये अंडरलाइन मेरे को आपको बतानी थी इसलिए मैंने नहीं की है, और ये हाथ से लिखा हुआ भी नहीं था। होमोसेपियंस आप समझ गए होंगे कौन है, हम दो पैरों वाले जानवर। और दूसरा है ये कोलंबा लिविया, जिसको हम बोलते हैं कबूतर, जा 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 कबूतर जा, तो ये कबूतर है, ठीक है। कौन सा कबूतर, जो आपके घर के आसपास ग्रे कलर का कबूतर होता है ना, बैठता रहता है मकानों पे इधर उधर, वो व्हाइट वाला नहीं, उसकी स्पीशीज अलग हो जाएगी। चलिए तो आज का जो वीडियो लेक्चर था वो इतना था। हमने देखा कि कैसे नाम देना है, और ये रूल अच्छे से आप याद रखेंगे, और आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो इंतज़ार कीजिए अगली बायो की कहानी का,
और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।